नमस्कार। आज़ादी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश चंद्रा। आज हमारे साथ एक बड़ी ही ख़ास शख्सियत मौजूद है। मैं ख़ास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसान हैं और किसान ही नहीं, किसान उद्यमी हैं, जिन्हें हम फार्मप्रेन्योर की संज्ञा देते हैं। मैं बार-बार इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि खेती और किसानी हम सभी को पता है कि इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और मुनाफा कमाना तो बहुत दूर की बात है। किसी तरीके से खेती किसानी में जो निवेश है वो मिल जाए, उतनी धनराशि मिल जाए, वो ही आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसान उद्यमी हैं और पिछले काफ़ी समय से ये काफ़ी अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं अपने कृषि कार्य से। इनका नाम है सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार जी बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने काफ़ी उच्च तालीम हासिल की है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बाद में एक अच्छी नौकरी को छोड़कर वापस अपने गांव गए और उन्होंने खेती किसानी में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने का फ़ैसला लिया और उसे मुनाफे का सौदा बनाया। तो आज हम बात करेंगे सुधांशु जी से और जानेंगे कि ये क्यों और किस तरह से किसानी में वापस गए और उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने अपने इस कार्य को मुनाफे का सौदा बनाया। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम लोग मेरा मेरा यही सवाल है और मैं काफ़ी देर से उत्सुक हूँ ये जानने के लिए और मैं चाहता था कि सबसे पहला सवाल यही पूछूं कि आप सर बताइए सुधांशु जी कि आप दिल्ली आए, आपने यहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वापस आप बिहार में गए। आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो एक छोटी सी जगह है एटलीस्ट दिल्ली के मुकाबले में। वहाँ पे जाके आपने हायर स्टडीज़ करने के बाद भी आप वापस जाके और वहाँ पे खेती का काम किया। आजकल ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और एक मिसाल जैसी होती हैं और आपने इतना कुछ अचीव किया। तो इस आपने आपने थोड़ी इस जर्नी के बारे में भी हम सारे लोगों को बताइए। मैं जरा एक कदम और पीछे आपको ले जाता हूँ। प्लीज मैंने प्लीज। अपनी स्कूलिंग किया है सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से, क्लास 12 तक। और 6 साल के उम्र से ही मैं अपने गांव से बाहर रहा हूँ क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल था और यूनिक बोर्डिंग स्कूल था इन द सेंस कि 9 महीने वहाँ स्कूल में रहना पड़ता था और जाड़े में 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। और वहाँ से पास आउट करके हम दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए। आई डिड माय बीए और एमए दोनों वहाँ भी हॉस्टल में रह के किए। पास मेरा एमए ख़त्म हुआ 86 में और लगभग 87 के एंड में टाटा टी गार्डन मुन्नार में असिस्टेंट मैनेजर का नौकरी लगा मुझे। और हमसे जो छोटा भाई है, सेम एजुकेशन बैकग्राउंड, सेंट पॉल स्कूल, हंसराज, हिस्ट्री, एंड वो ज्वाइन किया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई उस समय 88-87 के लगभग। एंड वो वहाँ से छोड़ के आया और हम अपना नौकरी छोड़ के बाय चॉइस हम लोग गांव आए, बिल्कुल पिताजी के मर्जी के खिलाफ, बगावत के तौर पर। और बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्से हुए। उनका मन था कि मैं आईएएस अफसर, मैं अपना मेंस दे के फिर छोड़ के गांव आया। तो उनकी इच्छा थी कि नहीं, मैं भी एक आईएएस अफसर बनूं, एज आई सपोज सारे गार्जियंस बिहार में, ये हम लोग का स्टेट का ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे आईएएस अफसर बने। लेकिन हम दोनों भाई बाय चॉइस, और मेरा छोटा भाई हमसे 1 साल पहले आया और हम उसके बाद गांव आए। और गांव में जो सबसे बदतर आम का बगीचा था, मेरे पिताजी ने वो फेंका मुझको कि 1-2 महीना इसमें जूझेगा फिर भागेगा। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस आम के बागीचे से मेरे पिताजी को मैक्सिमम, ये 10 बीघे में आम का बगीचा था, 25,000 रुपया होता था मैक्सिमम। जिस साल 25,000 हो जाता था, इट यूज्ड टू बी अ लॉटरी। मैं बात कर रहा हूँ 89 की। लगा दे भाई जल्दी हमारा। हेलो। और 1 साल साइंटिफिकली खेती करने के बाद, जस्ट 1 ईयर, उसी साल, जिस साल 1 साल पहले पिताजी ने 25,000 में बेचा, 1 साल साइंटिफिकली आरईयू पूसा जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है,
सो आई टुक द इनकम ऑफ दैट ऑर्चर्ड वहाँ से 25,000 से 1,35,000 पर विद इन 1 ईयर। और वो एक क्वांटम जंप था। और आज के डेट में उसी 10 बीघे के गाछी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 13-14 लाख में बेचते हैं। तो ये डिफरेंस है इन रिटर्न एग्रीकल्चर से। जरा सा टेक्नोलॉजी, जरा सा साइंस, और इतना फर्क पड़ जाता है इनकम में। तो और इसके अलावे हमने लीची का पेड़ लगाया अपने से, और उसी लीची के बगान में सबसे पहले माइक्रो इरिगेशन लगाए हम। पूरे 18 बीघा का वो लीची का बागीचा है, 1100 पेड़ है उसमें, और उसमें माइक्रो इरिगेशन हम लोगों ने लगाया। और नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ये हुआ कि आज जो मेरा बनाना प्लांटेशन है ये सब है, वो 40 बीघे के प्लॉट में है, और वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। खेत तक ब्रॉडबैंड जाता है, सीसीटीवी कैमरा है, वो मेरे मोबाइल पे लाइव रहता है। हम दुनिया में कहीं से भी अपने खेत के लीटर और वॉल्यूम और ऑफ पानी और खाद को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंप्लीटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम है। और हमारे सीएम जो है 2019 मार्च में उन्होंने आके उसका उद्घाटन भी किया। 21 तारीख को हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है बिहार के, वो आके फार्म विजिट करके गए हैं, बस इसी 21 को। और अभी ललन टॉप में हमारा एक वीडियो है जिसमें हम यही सब विषयों पर बात करते हैं, और आज शाम तक वो 6 लाख व्यूज हिट कर चुका है खेती के बारे में। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में हमारा बैकग्राउंड है। और हम लोग रहते हैं गांव में, पटना में नहीं रहते, एब्सेंटी खेती करने वाले नहीं है। हैंड्स ऑन पूरे टेक्नोलॉजी और साइंस, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो बिहार में हम मंगा नहीं सकते जो मेरे फार्म पे नहीं है। कंप्लीट, आप चाहे कंबाइंड हार्वेस्टर हो, स्ट्रॉ रीपर्स हो, कटिंग प्रूनिंग इक्विपमेंट हो, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हो, मतलब एवरी जो पॉसिबल मशीन्स हैं जिससे हम खेती करके अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने लेबर के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो सारा हम लोग यहाँ उपयोग करते हैं। और बहुत मजे से और बहुत मन लगता है, और अच्छा आमदनी खेती से होता है, और लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे हैं खेती के बदौलत। तो लेकिन सर सवाल मेरा अभी भी रह गया, मेरी उत्सुकता अभी भी पूरी नहीं हुई। वो कौन सा कारण था कि आप वापस खेती के लिए आए? आपको नहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग कि खेती में अब कुछ नहीं रह गया है, हमें अपने पिताजी के सपनों को पूरा करना चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए? क्यों आप वापस आने की आपने ये ठानी? उस समय जब हम लोग कॉलेज में थे, एक गांव से एक लगाव था शुरू से ही। मतलब हमेशा इच्छा रहती थी कि नहीं, हम गांव ही जाके कुछ भी करेंगे, गांव जाके करेंगे। और जिस समय कॉलेज से आए थे उस समय तो पूरा एक अच्छा खासा डेयरी प्रोजेक्ट बना के चले थे दिल्ली से कि एक डेयरी बहुत अच्छा सेटअप करेंगे, लेकिन पिताजी ने तो फाइल ही फेंक दिया बाहर। और उसके बाद जो ऑप्शन हमको मिला उसी ऑप्शन से आगे बढ़े। फिर डेयरी तो कभी नहीं ये बना पाए। हाँ, लेटर ऑन 5-6 साल गांव में रहने के बाद फिर एक 80 गाय का डेयरी भी शुरू किए, जो कि अब उसको कट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि ये फ्रूट में ज़्यादा इनकम है, डेयरी से एनी डे बहुत ज़्यादा इनकम है। तो उसको हमने कट डाउन करके 15-16 गाय जस्ट शौकिया है वो अपने नीड के लिए, और बाकी सुधा डेयरी को सेंटर है वहाँ दूध सप्लाई हो जाता है। और अब मेरा बस ओनली मेरा फोकस है फ्रूट्स। इवन सीरियल जो हम लोग उपजाते हैं, मक्का, गेहूं या मसूर, उसको भी 3 साल के अंदर फेज आउट कर देंगे, और टोटली 100% हॉर्टिकल्चर और 100% ऑटोमेशन। और द वर्क्स जो भी डिजिटली पॉसिबल है खेती में, उसको अगले 3 साल में जो बचा खुचा है उसको उतार देना है। चाहे वो ब्लॉकचेन हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ड्रोन हो, एवरीथिंग 2 साल के अंदर। बाकी जितना इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्रोग्रामिंग हो, एक कंपनी है बैंगलोर की, उससे टाई अप किए हैं सब्सक्रिप्शन मोड में, वो कम्प्लीटली डिजिटाइज कर रहे हैं मेरा एग्रीकल्चर को। और इनफैक्ट राइट टू द पॉइंट ऑफ क्यूआर कोडिंग ऑफ ट्रीज भी उसको इम्प्लीमेंट हम लोग करने का प्लान है हम लोग का। और खास करके ये ललन टॉप में वीडियोस निकलने के बाद काफ़ी कंपनीज जो कि स्टैंड अलोन इरिगेशन सिस्टम्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए उन्होंने सोलर पावर लाया है। कल ही एक वेबिनार में उनसे बात हो रही थी और वो लोग इंटरेस्टेड हैं। मैंने उनको इनवाइट भी किया है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है टू टेक द होल विलेज अलॉन्ग। अगर पूरे गांव में ऑलरेडी 12 लोग फेंसिंग कर चुके हैं, केला में शिफ्ट कर चुके हैं, और डेली कम से कम 5-6 लोग आते हैं, एस्टिमेट हमको बना दीजिए फेंसिंग में कितना पैसा लगेगा, केला में कितना पैसा लगेगा। और मेरा मानना है अनदर 2-3 इयर्स एक क्रिटिकल फेज ये चल रहा है, जब एक छोटे और मार्जिनल किसान ये सोचते हैं कि अरे ये हमारे बस की बात नहीं, बड़े किसान कर सकते हैं। तो ये बैरियर, मेरा गोल है कि इस बैरियर को हम तोड़ें और लोगों को ये साबित करें कि नो, टेक्नोलॉजी में साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट गवर्नमेंट तो एवरी स्टेप पर सपोर्ट कर रही है। माइक्रो इरिगेशन में 80% सब्सिडी है, पॉली हाउसेज में 50% सब्सिडी है, पैक हाउस वगैरह बनाने में 40% सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट तो किक इन कर रही है, बस किसान को ग्रुप करना है। बस 5-10 किसान को एक साथ जमा होना है, तभी ये फिजिबिलिटी, अचानक ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी टेक्नोलॉजी को अपनाना। और मेरा मानना है वाई डबल, हॉर्टिकल्चर इज वेटिंग टू ट्रिपल योर इनकम। डबल कौन पूछ रहा है? और मैं ये अनुभव से कर रहा हूँ, ऐसी मतलब डायलॉग नहीं मार रहा हूँ। तो जब आप कह रहे हैं कि लोगों को साथ आना आना, इसका मतलब क्या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर ऑटोमेशन हमको लगाना है, तो अगर 10 किसान मिल के लगाएं तो कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऑटोमेशन सिस्टम आप 5 बीघे में लगाएं या 15 में लगाएं, वो बेसिक कॉस्ट इज सेम। तो अगर नंबर ऑफ फार्मर्स अगर इंक्रीज कर जाएं उसमें, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत डाउन हो जाता है। जैसे मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया है, जस्ट सिंपल थिंग, जैसे बार्ब वायरिंग। बिना, आजकल तो बिहार में बिना बार्ब वायरिंग और ये नीलगाय का जो प्रॉब्लम है, और ये वाइल्ड बोर, आप मक्का और केला तो कर ही नहीं सकते, केला का तो दुश्मन है वो। तो हमने जो अपना पूरे खेत का बार्ब वायरिंग किया है, उसमें एक कॉस्ट एनालिसिस निकाले, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक बीघे को बार्ब वायरिंग करने में अप्रोक्सीमेट, आज भी मैं 4 किसान आए थे, उनको पूरा वर्कशीट बना के दे रहा था, 75,000 रुपये लगता है एक बीघे को। और 10 बीघा का बार्ब वायरिंग कॉस्ट यू 40,000 रुपीज, और अगर 20 बीघा का बार्ब वायरिंग आप करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन टू 21,000 रुपीज। तो ये डिफरेंस लोगों को बताना कि आप कम से कम 5 लोग एक साथ मिल के बार्ब वायरिंग कीजिए। वैसे भी एवरी फील्ड बार्ब वायर तो नहीं हो सकता है, वो तो और हेडेक हो जाएगा बाद में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर किसान अपनाए। यहाँ तक मैंने प्रपोजल दिया है कि ओके, मेरा एक ऑलरेडी ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है, और हम रेडी हैं कि मेरे जितने एडजॉइनिंग खेत्स हैं, आप हमसे पानी और खाद, चूंकि मेरा सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ आप माइक्रो इरिगेशन लगाइए और हम डवटेलिंग कर देंगे अपने सिस्टम को आपके सिस्टम से, तो आपका वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू सेट एन एग्जांपल कि ये टेक्नोलॉजी से इनकम कितना ज्यादा बढ़ जाता है। इट इज वर्थ कि आप इन्वेस्ट करें खेती में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लोग खेती करना चाहते हैं बिना पूंजी लगाए, और वो ट्रेडिशनल तरीका छीट दिए, काट लिए, घर ले आए, नहीं काम चलने वाला है। और मेरा मानिए, रकबा, एकरेज इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा है कि आप हाफ एकड़ में, 1 एकड़ में, 1.5 एकड़ में भी अच्छा कमाई कर सकते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी का इनिशियल कॉस्ट है, गवर्नमेंट चिप इन कर रही है, इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम है, मालूम है मुझे, सब्सिडी लेना भी टेढ़ी खीर है, इट्स नॉट उतना इजी नहीं है। लेकिन हम यहाँ अपने गांव में सिंगल विंडो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है कि आप इंटरेस्ट तो शो करो, एक एग्जाम्पल तो सेट करें, एक गांव को तो पेश करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और लगता है धीरे धीरे लोग इस तरफ आ रहे हैं। मे बी 2-3 साल बाद अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो आई हैव सम फाइनल रिजल्ट्स इस चीज के बारे में कि देखिए ये बदलाव आया, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। एक्चुअली वो लोग देख रहे हैं कि डेली ट्रक निकल रहा है केला लेके, डेली ट्रक निकल रहा है अमरूद लेके, तो लोग हमसे ज्यादा बाकी लोग हिसाब जोड़ रहे हैं कि अच्छा एक ट्रक निकला इनको इतना पैसा हो गया, एक ट्रक निकला इनको इतना पैसा हो। तो लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ आमदनी है हॉर्टिकल्चर में। और 12th आदमी मेरे पास आया कि हमको केला करना है, कोई आधा बीघा, कोई 1 बीघा। और मेरे ख्याल से अगर 30-40 आदमी और अगर केला करने लगेंगे तो बड़ा आसान है, एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ गांव में खुल सकता है कि सबका केला परचेज करके उसको फॉरवर्ड करना। तो एक
सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन से तीसरा सोल्यूशन निकलेगा। मैं तो हमेशा अपने किसान भाइयों को यहाँ कहता हूँ कि 3 चीज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, अंडरलाइन दैट विद ट्रस्ट। अगर ये 4 कीज हम लोग फुलफिल करते हैं एज अ फार्मर, तो आई हैव कंपनीज कमिंग बैक टू मी 8 साल से कंटिन्यूअस लीची लेने के लिए। बैंगलोर की कंपनी, इस बार कोविड में हमने 16 टन लीची बाय फ्लाइट भेजा है टू मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले लोग नहीं आ रहे हैं, एंड माइंड यू दिस इज बिकॉज एपीएमसी एक्ट नहीं है, इसलिए कंपनीज आ रही हैं। मेरे गांव में वेयरहाउस सिस्टम बना हुआ है। इट वाज सेट अप बिकॉज एपीएमसी एक्ट वाज नॉट देन, तो परमिशन लेते लेते मर जाते। और आज मेरे गांव में फंक्शनल वेयरहाउस है जहां एक किसान 1 बोरी अनाज भी वेयरहाउस में रख सकता है 10 रुपीज पर क्विंटल पर मंथ। और आप जानते हैं गांव में हम लोग अपने खाने का गेहूं साल भर का रखते हैं, सब लोग का आदत है। गाय का जो मक्का है वो साल भर का स्टॉक कर लिए। और ये लोग इतना प्रोफेशनली इस चीज को मैनेज करते हैं कि हम अपने खाने का गेहूं, अपने गाय का खाने का पूरे साल भर का दाना भाड़ा पर उनके पास रखते हैं, क्योंकि वो इतना सिक्योर्ड है। और आप जानते हैं कि किसान डिस्ट्रेस सेलिंग करता है, स्पेशली क्योंकि ऑल हमारा हार्वेस्ट प्री मानसून होता है, और मानसून सबसे बड़ा दुश्मन है अनाज का। और ये वेयरहाउस हमारे गांव में जो खुला है बिहार में, थैंक्स टू, बिकॉज एपीएमसी एक्ट वाज नॉट देयर, इट वाज इजी फॉर देम खोलना। एक किसान है, 5-5 बोरी उसमें अनाज रखे हुए हैं। और ये लोग बैंक से लिंक्ड है, 70% एडवांस आपको बैंक देती है। कमोडिटी एक्सचेंज से ये लिंक्ड है। कुछ दिन में इनका टिकर ये भी लगेगा, मतलब ऑनलाइन लाइव रेट्स का हम लोग इंसिस्ट किए हैं कि आप ये लगाइए, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी रहे रेट में। और मेरे गांव के, और इनफैक्ट 32 किलोमीटर रेडियस में इन लोग का 22 गोडाउन्स है, एंड दे हैव रीच्ड टनेज ऑफ 30,000 टन्स ऑफ धान, गेहूं, मक्का। और किसान, अब कितना बड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हम हार्वेस्ट किए और रख दिए उनके पास। और मेरे घर पे जो डैमेज होगा, जो डिस्ट्रेस हमको होगा, जिसके चलते हम बेचेंगे, एक तो हम रख नहीं सकते हैं इसलिए सेल करते हैं, दूसरा हमें उधार चुकाना होता है इसलिए हम सेल करते हैं। और ये दोनों चीज ये वेयर हाउस इज टेकिंग केयर ऑफ। 70% एडवांस, एंड जब आपको अच्छा रेट मिले उस समय आप बेचिए। और एक प्रोफेशनल वेयर हाउस वेयर आपका चीज खराब नहीं होगा। और एनीवे जब आप उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करके सामान रखते हैं, ओनली द टनेज इज योर्स। आपका ओरिजिनल बैग आपका नहीं है, द टन इज योर्स, और द किलो इज योर्स, और द क्विंटल इज योर्स। तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है गांव में। और हमको लगता है कि इस सिस्टम को और भी पंचायत में अगर हो जाए ऐसा, तो हमको लगता है तब खेती और किसान और उसका इनकम चल पड़ेगा। तो ये वेयर हाउस गवर्नमेंट ऑपरेटेड है या प्राइवेट? प्राइवेट ऑपरेटेड है? एक तो अर्गोस मेरे का। 2 सवाल जब आप बात कर रहे थे तो 2 सवाल उभर के आ रहे थे, लेकिन बाद में आपने उन दोनों सवालों का जवाब दे दिया। मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि ट्रक ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस ट्रक निकल के जाते हैं केले के और जो भी आप फल उगाते और लीची में रेफ्रिजरेटेड वैन्स 20 फुट के कंटेनर्स निकलते हैं यहाँ से, हमारे गांव से। तो जब आप कहते हैं कि ट्रक निकलते हैं, इसका मतलब कि क्या वो आप किसी मंडी में, सरकारी मंडी में बेचते हैं? और नहीं, ये केला तो जी, मुझे टाइड अप विद केवेंटर्स, जो राइट बनाना और मिल्क शेक्स में डील करती है। केवेंटर्स के हम लोग का साथ इमोशनल है, क्योंकि केवेंटर स्टार्टेड अप फ्रॉम दार्जिलिंग। वहीं से वो शुरुआत हुई, ब्रिटिश कंपनी थी, जो कि अब तो 4 बार उनका मालिक चेंज कर चुका है। अब वो ओन्ड है, कोई कलकत्ता के हैं, जलान करके उनका है। और उनको भी हम केला सप्लाई करते हैं। बिरला की कंपनी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद कैनिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके। उनको हम पिछले 8 साल से लीची दे रहे हैं, लगभग एक सीजन में है। ये कोविड वाला में चूंकि उनका ट्रक नहीं आ पाया, उनका फैक्ट्री नहीं खुला, इस साल खाली नागा गया है। और नहीं तो 20 से 30 टन लीची उनको कैनिंग के लिए देते हैं। तो जितने 5 स्टार्स वगैरह में जो कैंड लीची लोग यूज करते हैं फॉर पुडिंग्स एंड आइसक्रीम्स एंड फ्लेवरिंग, ये सब चीज के लिए, वो मॉर्टन कंपनी, जो हम लोग टॉफी खाया करते थे मॉर्टन का, वो सेम कंपनी है बिरला की। तो उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। एक इकोजेन करके कंपनी है जो साउथ इंडिया में बेस्ड है, पूरा IITians मिलके बनाया है। वो हम लोग के साथ
लीची का डील करते हैं, रेफर वैन से ले जाते हैं, फ्लाइट से भेजते हैं, और होपफुली नेक्स्ट सीजन वो लोग बिग बास्केट और रिलायंस फ्रेश से टाइप करेंगे फॉर लीची सप्लाई ओवर इंडिया, और वो प्रोक्योर करेंगे हमसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना अच्छा क्वालिटी हम दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हमने अपने पूरे प्राइवेट फर्म को कंपनीज क्वालिटी को की बनाया है। आप प्राइवेट कंपनीज को ये बेचते हैं, जी शोषण नहीं होता आपका, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता प्राइवेट नहीं, कंपनी? बिकॉज अब प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन क्या है कि एक कंपनी तो आती नहीं है, 5 कंपनी आती है। आज भी अभी केवेंटर्स ने हमको अभी रेट फ्लैश किया मोबाइल पर, हम उनको बेचे थे 16 16 14 10 10 5 कैटेगरीज ऑफ ग्रेड्स ऑफ बनाना, और उन्होंने रेट भेजा 14 14 10 9 9। जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर कमिंग टू दैट, आई रिफ्यूज देम कि नहीं, हम आपको नहीं सप्लाई करेंगे, आई सेल इट लोकली, छठ है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो ये बार्गेनिंग पार है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज आकर, हाँ कोई एक कंपनी अगर आती या हम डिपेंडेंट होते उनसे, तो हम यहाँ अपने गांव में लगभग 1.5 टन केला लोकल बेच रहे हैं पका के, लोगों को कोशिश कर रहे हैं दर्जन से केजी पे लाने का, और रोज ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं। 1.5 टन मेरा रोज? 1.5 टन रोज लोकल सेल, दैट इज। और फिर हम पटना में जो मंडी है वहां बेचते हैं, वहां ऑक्शन होता है, केवेंटर्स को भेजते हैं, वो ग्रेडिंग होता है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट। इकोजेन को जो भेजते हैं, यू विल नॉट बिलीव, एवरी स्टेप का वीडियो उन्होंने भेजा है, मिनिमम गारंटी दिया प्राइस का, उससे कम में बिका बट दे पेड अस मिनिमम, और अगर ज्यादा में बिका दे पेड अस मोर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो एमएसपी आपको प्राइवेट कंपनी दे रही है, और अगर गवर्नमेंट आपको एमएसपी अश्योर करती, तो आप दोनों में से किसको चूज करते और क्यों? और फिर उसके बाद रियाज जी। बिफोर दैट बस एक इनपुट मैं और दे दूं आपको, और हम अपना लीची को ऑनलाइन भी बेचते हैं, प्री पेड ऑर्डर्स, 24 आवर्स होम डिलीवरी दिल्ली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लुक एट द नंबर ऑफ एवेन्यूज आई हैव ओपन फॉर मार्केटिंग। मतलब हर एक पहलू को, लोकल, पटना मंडी, दूसरे दूसरे शहर में, ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं करें, क्योंकि हम किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तब फिर लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। और आप कहते हैं कि एपीएमसी ना होने के चलते आप इतना सब कुछ कर पाए? हाँ, नॉट मी, लेकिन वेयरहाउस वाले कहते हैं कि अगर एपीएमसी एक्ट 2006 में बिहार में अबॉलिश हुआ, और अगर वो एपीएमसी एक्ट रहता, तो वो परमिशन लेने में ही उनको 4-5 साल और लग जाते। और आपको, आप पे क्या असर पड़ता? क्योंकि आपको फिर अभी तो कुछ स्टेट आपके पड़ोसी राज्य में भी, छत्तीसगढ़ में भी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए एमएसपी की बात चल रही है, केरला ने भी शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि एमएसपी, अगर एपीएमसी अबॉलिश नहीं हुआ होता बिहार से, तो आप असर पड़ा होता? ये कंपनीज डायरेक्ट आके फिर हमसे नहीं लेते, फिर उनको प्रॉब्लम्स होता, परमिट है, परमिशन है, ये प्रॉब्लम होता उनको। हम भले अपना माल ले जाते बेचने के, एज अ फार्मर मुझे अलाउड है, लेकिन कंपनीज जब आना शुरू होते तो उनको हर्डल्स मिलता है, स्टेट के बॉर्डर पर, सब जगह पर ये प्रॉब्लम होता है। चूंकि नहीं है, इसलिए इतने सारे कंपनीज आ रहे हैं हमारे पास। अब ये कोविड के समय में देवर 4 कंपनीज फ्रॉम दिल्ली हु वांट, जिनको लीची चाहिए था हमसे, और चूंकि उनको रिफ्यूज किए कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम टाइड अप है इन लोग से, और मुझे शिकायत नहीं है। 8 साल से हम इलाहाबाद बिरला की कंपनी को लीची दे रहे हैं, ना हमें पेमेंट में आज तक प्रॉब्लम हुआ, ना उनको क्वालिटी से प्रॉब्लम हुआ। तो वही मैं कह रहा था, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, अगर ये 2 चाबी मेरे पास अगर आ जाए ना, हम किसी कंपनी को हैंडल कर सकते हैं। और जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग फंसे नहीं हैं। हमारा ये पूरा इलाका में एक व्यक्ति आया मक्का प्रोक्योर करने के लिए, और लगभग 32 लाख का मक्का उसने प्रोक्योर किया हमारे इस एरिया से, और गायब हो गया। आज तक हम लोग उससे पैसा नहीं वसूल कर पाए। जो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था जिसके थ्रू हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते, उसको पेपर वर्क करते, और तब उसको सामान देते। ये कोई गुंजाइश ही नहीं था। अभी हम वेयरहाउस को लगभग 200 टन मक्का अपना रखे हुए हैं उनके पास, और प्रॉपर मेरे पास फाइल में कंप्लीट उसका कॉन्ट्रैक्ट, रिसीट, एवरीथिंग है। और अब तो इन्फोर्सेबल हो गया ये ना, आफ्टर द लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वाला, नाउ आई कैन टेक देम टू कोर्ट। इससे पहले अगर ये कंपनी भी अगर गायब हो जाए, अचानक बैठ जाए, जबकि इनका इंश्योरेंस है, एवरीथिंग, और सारा पेपर का कॉपी हमको दिया है इन्होंने जब ये शुरू किए, तो हमको तो अब
कानून भी तो मेरे साथ है। हाँ, मानते हैं कि सब फार्मर को लड़ना, बड़े कंपनी के साथ जूझना, इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन फिर किस फील्ड में नहीं है प्रॉब्लम? तो आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि के क्षेत्र में सुधार के कानून लाए गए हैं, कुछ संशोधित किए गए हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? और क्योंकि बिहार में पहले से ही ये चीजें थोड़ी आ चुकी थी, एपीएमसी एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया था, तो बिहार के एग्जाम्पल को लेते हुए कि वहाँ फायदा हुआ एपीएमसी एक्ट के जाने से, और देश भर में आप किस तरीके का बदलाव आप विजन कर रहे हैं? जैसे बिहार में एपीएमसी एक्ट हटने के बाद, इट विल बी रॉन्ग, मैं गलत होगा और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सुधार हो गया किसान में। और एपीएमसी एक्ट के रहते हुए भी कुछ नहीं हुआ जो सुधार होना था। जिस आइडिया से एपीएमसी को लाया गया था, क्योंकि गांव में किसान त्रस्त थे, अपने प्रोड्यूस नहीं बेच पा रहे थे, वेस्टेड इंटरेस्ट थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उन्हें मार्केट नहीं मिल रहा था, इस चीज को तोड़ने के लिए एपीएमसी बना। और एपीएमसी एग्जैक्टली वही काम करने लगी जो पहले किसान जिस चीज से परेशान थे। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मुझे 6 कंटेनर लीची भेजना था वाशी फ्रूट टर्मिनल मार्केट मुंबई, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी लेडी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो खुद वहां थी, और यहाँ से 6 कंटेनर लीची मैंने भेजा। मेरा लीची 80 रुपए किलो वो खरीद रहे थे, मेरे ही सामने 160 में वो बेच रहे थे, और वो नेक्स्ट आदमी उसको 270 में बेच रहा था, और बाय द टाइम वाशी फ्रूट टर्मिनल मार्केट के बाहर के 320 रुपए में मेरा लीची बिक रहा था। और जब हम लोग कोशिश किए कि हम क्यों नहीं इंटरमीडिएट को हटा के डायरेक्टली सेल करें, तो इतना उस ग्रुप का होल्ड था उस मार्केट पर, मेरा सामान, मुझे लगा कि अब अगर हम जिद करेंगे तो जो भी मैं लेके गया हूं सड़ जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है मार्केट्स पर वेस्टेड इंटरेस्ट का, जिस वेस्टेड इंटरेस्ट को हटाने के लिए मार्केट्स बने। इवन बिहार में एपीएमसी एक्ट हटने के बाद वो हब एंड स्मोक मॉडल, बिहार गवर्नमेंट ने ढेर सारा टेंडर्स निकला कि एक पटना एक सेंट्रल हब होगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट को डिमार्केट किया गया। लेट्स से जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मसाला के लिए, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इस चीज के लिए, और इस तरह के सब जगह पर एक प्रोसेसिंग सेंटर खुलेगा, और आधा फैसिलिटी सेंटर किसान के लिए, जहां वो आएंगे अपना ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, पैकिंग करके, वहां उनको एक रेडी मार्केट मिलेगा, वहां से वो पटना जाएगा, और इस तरह किसान का प्रोड्यूस को मार्केट किया जाएगा। टेंडर्स भी हुए, कुछ जगह बनना भी शुरू हुआ, फिर अचानक ये पूरा फिजल आउट हो गया। तो एपीएमसी एक्ट हटने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, ये जो मार्केट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में थे, इनको गांव की तरफ आना था, और इसको मॉडर्नाइज करके, मॉडर्न फैसिलिटी करके एक पूरा सिस्टम बनना था, चेन से लिंक करते हुए राइट अप टू द सेंटर मार्केटिंग का, जो शायद कॉन्सेप्ट था एपीएमसी हटाने के बाद, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं किया बिहार में। तो अंत में एपीएमसी एक्ट हटने के बाद बिहार में फिर मार्केटिंग कैसे हुआ? आप मेरे गांव से चलिए पटना के तरफ, 3 होलसेल मंडीज आते हैं हाईवे के बगल में, ऐसे ही, कोई फॉर्मल लोकेशन नहीं, खाली जमीन है, कुछ लोकल लोग इंटरेस्ट शो किए, कुछ छप्पर वप्पर बना के वहां रोड के बगल में बैठ गए, और लोग सब जगह से सब्जियां वहां लाने लगे, हाईवे के बगल में गाड़ियां आने लगी, होलसेलर जो उनसे परचेज करके और आगे जा रहे हैं। तो ये पूरा चीज इनफॉर्मल हो गया। हाँ, किसान फ्री था, जहां बेचना हो जाके बेचो, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि हम मंडी ले जाके बेचेंगे। मार्केट्स, इनफॉर्मल मार्केट्स गांव के और करीब आ गए। हम ही को अपना अमरूद बेचना था तो अपने गाड़ी पे ले गए, रोसड़ा जो हमारे बगल में टाउन है, सुबह में जाके वो इनफॉर्मल जगह पे सेल कर दिए। लेकिन वहां भी क्या प्रॉब्लम होने लगा, अभी भी जो हम केला पटना ले जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग बाजार समिति का जो प्रेमिसेस है, उसी में इनफॉर्मली केला का मार्केट है, एप्पल का मार्केट है, सब कुछ का मार्केट है। वहां मेरी गाड़ी 2 बजे सुबह जाती है, और ये केला का मार्केटिंग शुरू करने वक्त ईच एंड एवरी जितना ये सेंटर्स है, बेगूसराय, बरौनी, क्यूल, बक्सर, पटना, रोसड़ा, सब जगह 2 बजे रात को गए देखने के लिए कैसे ये फंक्शन हो रहा है, ऑक्शनिंग। और जब हम अपना केला लेके जाते हैं वहां, वहां भी ऑक्शनिंग होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो सेलर और जो बायर है, हम बीच में खड़े हैं, आई एम नो वन, मेरा प्रोडक्ट है वहां,
और जो आदमी हैंडल करता है उसको, वो ऑक्शन करता है और खरीदने वाला ले जाता है, और रजिस्टर में जो रेट हमको लिख के दे दिया उसको मानना है। तो समवे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा। अगेन वी आर स्टिल स्टक। एपीएमसी में वो वही प्रॉब्लम, जितने कमीशन एजेंट्स बहाल थे लाइसेंस्ड, वो भी यही काम करते थे। अब इनफॉर्मल मार्केट जब खुल गए फिर भी वही काम हो रहा है। तो अगर फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचना है, ये एपीएमसी एक्ट ये सब इट्स ऑल ऐसी बस हॉगवॉश दिखाने के लिए। वो हमको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना मार्केट खुद खोजना है। हाँ, माहौल ऐसा चाहिए कि जिसमें ज्यादा कंपनीज आए हमारा माल खोजते हुए, ज्यादा लोग को इंटरेस्ट हो। अगर मल्टीपल बायर्स आएंगे तभी हम एज अ किसान एक अच्छे रेट में सामान बेच पाएंगे, नहीं तो बाकी सारा थ्योरी है। और हमने आपको वेरियस एग्जांपल्स दिया कि कैसे हम अपना मार्केटिंग करते हैं। तो प्रॉब्लम है, एपीएमसी एक्ट हटने से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिहार का माहौल चेंज हो गया। एपीएमसी एक्ट हटा तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स गवर्नमेंट का बढ़ना चाहिए था। तो अच्छा, शुरुआत भी हुई। एक मैंने हब एंड स्पोक सिस्टम आपको बताया। दूसरा चीज जो शुरुआत में अराउंड 2005 एंड 10 में पैक्स को लेके, प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कमिटीज हैं यहाँ, तो एवरी पैक्स को एक 200 टन का गोडाउन बनाना था, और हमारे पंचायत में बना भी है भी 200 टन का। और लगभग हम अंदाज करते पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60-70 बने। लेकिन फिर जिस पर्पस के लिए वो बना था कि मान लीजिए हम एपीएमसी हटा दिए तो किसान अपना अनाज कहाँ जाके बेचेगा। तो कॉन्सेप्ट था कि बिल्कुल अपने गांव में रह के उस सामान को बेचना, और पैक्स प्रोक्योर करेगी। 1 साल उन्होंने प्रोक्योर किया भी और फार्मर को अच्छा पैसा मिला। अब क्वेश्चन इज कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हुआ। अगर आज के डेट में हर एक पंचायत में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उस दिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आए थे 21 तारीख को यही वेयर हाउस और ये सब देखने के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि इट शुड बी मैंडेटरी, मिशन मोड में, मनरेगा के थ्रू हो, पंचायत के थ्रू हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरा स्कूल बन गया, सारे पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, तो मिशन मोड में हर एक पंचायत में वेयर हाउस बनने चाहिए। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दीजिए वहां के फार्मर्स को, मुखिया को दे दीजिए, किसी फार्मर ग्रुप को बना के दे दीजिए, क्योंकि वही लोग इसको संभाल पाएंगे। और आप तेलंगाना में द गवर्नमेंट मक्का कंप्लीट प्रोक्योरमेंट हो गया है। मेरे फ्रेंड्स जो वहां हैं बताते हैं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रा, शायद यही 4 स्टेट, लिटिल बिट महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात, जहां एटलीस्ट 50 to 60% किसान का अनाज प्रोक्योर होता है। तो हम कहते हैं एमएसपी आप 2 लाख रुपए टन रख दीजिए ना, अगर आप खरीदिएगा ही नहीं उस एमएसपी का, हमको एज अ किसान क्या मतलब है। आप मेज का अभी एमएसपी बिहार में, तो आज तक एमएसपी पे मेज खरीदा ही नहीं सरकार ने, पैडी नहीं पूरा प्रोक्योर हो पाता है। 1 साल गेहूं प्रोक्योर किया सरकार ने एफसीआई के थ्रू, और देखिए किसान के कितना आमदनी हुआ किसान को। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स आके बनाएंगे, क्योंकि ये 3 ऑर्डिनेंस जो या एक्ट के बाद अगर प्राइवेट प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स दे कम इन, और फार्म टू फोक कोल्ड चेन बनाना हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ड्राई वेयर हाउसिंग करना फॉर सीरियल प्रोडक्शन, कौन बनाएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर? जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा बाकी सब थ्योरी है, बस सिर्फ कागज पर है। एमएसपी आप कुछ भी कर लीजिए, पंजाब को छोड़कर 3-4 स्टेट को छोड़कर प्रोक्योर कौन कर रहा है? ठीक है, हम जान रहे हैं कि हमारे कंट्री में ट्वाइस द अमाउंट बफर अनाज का है, अनाज रखने का जगह नहीं है, तो फिर डाइवर्ट कीजिए ना किसान को, एटलीस्ट हाफ द किसान छोड़ दें अनाज उपजाना, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के जाए। जैसे ही हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के पास जाएंगे, 40% वेस्टेज है आज इंडिया का एवरेज, 40% ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज स्पॉइल्ड हो जाता है। क्यों? बिकॉज फार्म से फोक तक कोल्ड चेन नहीं है। हम अपना लीची दुबई भेज रहे थे, यहाँ से हम उसको एयर कंडीशनिंग में ले गए कलकत्ता एयरपोर्ट, और कलकत्ता एयरपोर्ट पे निकाला, कॉरिडोर में रख दिया। ये फ्रेश फ्रूट है, इतना पेरिशेबल आइटम है, ना पटना एयरपोर्ट पे, ना पटना जंक्शन पर, ना कलकत्ता, ना वाराणसी, दीज आर 2 आउटपुट पॉइंट्स है बाहर भेजने के लिए। कोई ना कोल्ड रूम है, ना कोई फैसिलिटी है। कौन बनाएगा? चाहे यूपी हो या बंगाल हो, दोनों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, दोनों तरफ हम ट्राई किए। तो आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? अगर गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो क्या ये बिल्स नए बनने के बाद
जो बिग प्लेयर्स आएंगे क्या वो बनाएंगे? अगर वो बनाएंगे तभी हम किसान को फायदा होगा, नहीं तो बस जीरो लेवल पर हम लोग रह जाएंगे। फिर अपने एफर्ट से जो किसान मार्केटिंग कर पा रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, वही फिर सक्सीड करेंगे, बाकी फिर रोना ही रोना है। सर हम और ये भी जानना चाहते थे कि आप जो बीजों में आजकल मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं, तो उन पे आप कितना विश्वास करते हैं और आपको क्या लगता है कि वो फायदेमंद है? और क्योंकि हमारे यहाँ तो जीएम सीड्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अपना 31 साल का फार्मर का अनुभव को दाव पे लगा के कहता हूँ कि आप इंडिया में जीएम क्रॉप को मना करके आप किसान के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज नाइजीरिया जैसी कंट्री, युगांडा जैसी कंट्री, कीनिया जैसी कंट्री जीएम को अपना के दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं कृषि में। और पता नहीं क्यों हमारी सरकार ये टेक्नोलॉजी, सारा टेक्नोलॉजी, आप ड्रोन लगा लें, ऑटोमेशन लगा लें, सब कुछ लगा लें, आप मर्सिडीज गाड़ी चलाएं लेकिन चक्का लकड़ी का ही आपको लगाना है। मैं इस तरह से तुलना करके आपको बोल रहा हूं। मैं जान रहा हूं बीज का कितनी बड़ी, आप देखिए ना बीटी ब्रिंजल हमने मना कर दिया। आप जानते हैं हम बैगन नहीं खरीदते हैं गांव से, हम अपने बाजार से, क्योंकि बैगन में इन वन सीजन 72 स्प्रे होता है। और चूंकि बैगन में स्टेम बोरर कैटरपिलर लगता है, जो कि सबसे मुश्किल होता है उसको मारना। किसान आज बैगन तोड़ेगा, उसको स्प्रे करेगा, परसों बैगन तोड़ेगा, स्प्रे करेगा। हमने काउंट किया है 72 स्प्रेज। इट्स प्योर पॉइजन। अगर आप बाजार से बैगन खरीद के खा रहे हैं तो आप प्योर पॉइजन खा रहे हैं। और उसके बदले में बीटी ब्रिंजल आया जिसमें एक स्प्रे का भी काम नहीं है। उसमें वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने उस समय मना कर दिया और आज बांग्लादेश ने उसको अपना लिया है। और हम लोग जो इंटरैक्ट करते हैं फार्मर से, वहां से भी जो फार्मर बीटी ब्रिंजल अपना लिया वो पैसा पीट रहा है, और हमारे पोरस बॉर्डर के थ्रू वो आ रहा है स्मगल होके। जिस तरह बीटी कॉटन आके पूरा गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र इसमें छा गया, उस तरह बीटी ब्रिंजल भी बंगाल की तरफ से घुस रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इससे किसान को फायदा है। हम लोग मक्का की खेती करते हैं। हमको याद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के इनविटेशन पर हम अमेरिका गए थे, तो वहाँ हमें एक फेलोशिप मिला था। कोकरन एक सेनेटर है, उनका एक फेलोशिप चलता है फॉर वन साउथ ईस्ट एशियन फार्मर, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देती है। तो मैं एक कोकरन फेलो भी हूँ। और इस फेलोशिप के ट्रेनिंग के दरमियान हमने जब सारे वहाँ किसानों का खेत जाके देखा, तो मक्का में वो लोग मॉडिफाइड कॉर्न सीड यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड उसको यूज करते हैं। और उनका ईल्ड और हमारा खेत का ईल्ड में आसमान जमीन का फर्क है। अर्जेंटीना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, कनाडा कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो ऑल द मेजर एग्रीकल्चरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो जीएम टेक्नोलॉजी अपना के इतना तरक्की वहां के किसान कर रहे हैं, और पता नहीं हमको क्यों, हम लोग को क्यों वंचित रखा जा रहा है। कहा गया कि नहीं, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हावी हो जाएंगे हम पे। तो जब डॉक्टर पेंटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जब मस्टर्ड डेवलप किया, फिर भी आपने अलाउ नहीं किया। अब तो अपने देश के साइंटिस्ट ने डेवलप किया और स्टैब्लिश्ड है कि उसमें तेल ज्यादा होता है, उसमें खल्ली ज्यादा होता है। तो अब बिहार में जितने जर्नलिस्ट बिहार के होंगे वो रिलेट करेंगे, पूरा टाल जो हमारा है मसूर और चना का बेल्ट है। अब मेरा मानना है कि अकेले बिहार का टाल बिहार ही नहीं, पूरे आधे इंडिया का दाल का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉड बोरर कैटरपिलर, चना में भी और मसूर में भी। और एक उसको उक्टा रोग कहते हैं, जो सूखने का एक बीमारी होता है। दोनों का सोल्यूशन जीएम में है। और वो जीएम सीड अगर यूज करें तो ना बोरर लगे और ना उक्टा रोग लगे। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये दो डिजीज को हम कंट्रोल कर लिए तो टाल के किसान का क्या इनकम होगा। लेकिन नो, जीएम नॉट अलाउड। कॉर्न का खेती, बिहार इज द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ रबी मेज, और जीएम कॉर्न अगर हम करें तो हमारा कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट
1/4 कम हो जाएगा। लेकिन जीएम इज नॉट अलाउड। एक समय था जब पूसा में उसका पूरा एक्सपेरिमेंट लगा था और रातों रात उनको हटाना पड़ा, उखाड़ना पड़ा। तो आई डोंट नो, सरकार की ये सोच है। हम लोग इस सोच से बिल्कुल वाकिफ नहीं, मतलब ये नहीं रखते हैं, उनसे एग्री नहीं करते हैं। पता नहीं कब ये सोच बदलेगा, लेकिन मेरा मानना है पूरा दुनिया अपना रहा है इस टेक्नोलॉजी को। जब तक हम रियलाइज करेंगे हम लोग छूट जाएंगे। सारा पेटेंट, सारा राइट, सारा एवरीथिंग उन लोग के पास होगा। हम लोग दर्शक, मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। ये मेरा पर्सनल टेक है ऑन जीएम क्रॉप। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसमें बहुत टिप्पणी करेंगे, लेकिन एज अ फार्मर हमने इसका रिजल्ट देखा है और किस तरह से फार्मर को ये हेल्प कर सकता है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 31 साल से खेती कर रहा हूं। और सारे लोग दिल्ली में टीवी पर बैठ के, जिनको किसानी से कोई मतलब नहीं, वो हम लोग के लिए पॉलिसी और हम लोग के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल भी इसी इशू पे लिखा था, और मैंने इसमें इस चीज़ पे बात भी करी थी कि किस तरीके से हरियाणा में और बाकी और सारे जगहों पे ये बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, सॉरी, बीटी कॉटन। नहीं, कॉटन तो है ही है, ब्रिंजल पे। तो अच्छा। ये एक किसान ने अपने खेत में बीटी केस हो पैदा गया किया था था, और शायद। जिसमें कुछ एनजीओज को पता लगा था और फिर उसको उखाड़ना पड़ा, बर्बाद करना पड़ा सारी चीजें। और किस तरीके से अकोला महाराष्ट्र में एचटीबीटी कॉटन को लेके बीटी कॉटन को लेके। सारा प्रदर्शन और सत्याग्रह और क्या क्या करना पड़ा। और किस तरीके से अगर हम ये मॉडिफाइड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले सीड्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे लागत में भी कमी आएगी, और पेस्टिसाइड और पानी और बाकी और सारे जो बीमारियों के खतरे हैं वो कम होंगे। और जो सरकार का एक उद्देश्य है कि वो दोगुना करें किसानों की आय को, तो दो तरीके हैं। एक तो आप उनकी या तो कीमत ज़्यादा दे दें या फिर लागत कम कर दें। तो इस तरफ भी सरकार को सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा समय हो गया है हमारा। आप जो हाल फिलहाल में जो कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा सुधार के प्रयास किए गए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? और क्या ये लगता है कि किसानों को इसका फायदा होगा, और या सिर्फ इतने भर से ही कुछ नहीं होगा, कुछ और चीजें करनी होंगी जिससे किसान इसका फायदा उठा पाएंगे? इसके बारे में क्लोज करेंगे। अब हम इसमें दो सरकार का पॉलिसी को लिंक करना चाहेंगे। एक तो 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो सरकार ने अभी कायम किया है, और इसको आप डवटेल कीजिए विद द 3 न्यू लॉज दैट हैव बीन पास्ड। मेरा मानना है कि जिस तरह इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया गया था, ये एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करेगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि अभी मैंने कहा ना आपसे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? गवर्नमेंट ने तो नहीं किया अभी तक। तो क्या ये बिग प्लेयर्स आएंगे तब ये होगा, या कंपनीज आएंगी तब ये बनेगा? किसान तो नहीं कर सकता है इसको। और जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन सिस्टम्स, ड्राई वेट दोनों, फॉर सीरियल एंड फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फार्म टू फॉर्क कौन बनाएगा? 60-70 साल में तो नहीं बना। तो या तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, या कम से कम मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो नया ट्राई किया। अब इसका रिजल्ट क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन आज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तब तो मेरे जैसे किसान सोच सकते हैं कि जरा एक हम हाउस अपने खेत पे बना लें प्रोसेस करने के लिए, केला को या लीची को, या एक उसका राइपनिंग चेम्बर बना लें अगर हमें फंडिंग ठीक से मिल जाए एक स्मॉल स्केल पर। यही चीज बहुत बड़े स्केल पर, मान लीजिए आज मेरा पूरा इलाका अगर केला करने लगता है, तो फिर ये केला बिकेगा कहाँ? फिर तो गलत हो जाएगा। तो हमको तो चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो आए, जो इस ग्लट को रिमूव करे, इसको खरीदार। मैं भुसावल गया था एक किसान से मिलने के लिए, केला जो कर रहा था, वो खुद 100 बीघे में केला कर रहा है, और उसका पूरा गांव मिला के 600 बीघे में केला हो रहा है। और उसके गांव में ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी था। वो दुबई एवरी वीक 6 कंटेनर केला बेच रहा था। सारे किसान से केला प्रोक्योर करके, राइपनिंग चेम्बर में डाल के, उसको ट्रीट करके, उसको रेफ्रिजरेट करके, और जब 6 कंटेनर 10 कंटेनर माल उसके इसमें जमा हो जाता है, तब वो शिप से वो बाहर जाता है। तो ये सिस्टम पूरा डेवलप करना है। तो क्या ये किसान खुद डेवलप करेगा? बहुत जगह कर भी रहे हैं लोग,
या वी नीड द बिग प्लेयर्स जो आएंगे और ये सिस्टम डेवलप करेंगे? क्योंकि जिस तरह सुजुकी ने आके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चेंज किया, उसी तरह मेरा मानना है, हम जान रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का कान खड़ा होगा इस बात पर, लेकिन ये रिलायंस फ्रेश, वॉलमार्ट्स, जितने बिग बास्केट, यही लोग जब क्वालिटी और वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड करेंगे, तभी तो गांव से कंपनी आएंगे प्रोक्योर करने के लिए, या हम डायरेक्ट मॉल से टाई अप करेंगे। लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में जाएंगे, जो कि अनिवार्य है, मेरा तो मानना, हम तो गांव में देख रहे हैं 3 phases ऑफ चेंज जो मैंने देखा है। हम लोग जब बच्चे थे तो कोर्स ग्रेन खाते थे लोग, उसके बाद मक्का खाने लगे, अब गेहूं खा रहे हैं लोग, उसके बाद शिफ्ट किए अंडा और मुर्गी पर, ज्यादा दुकानों पे भीड़ लगी रहती है, और नेक्स्ट फेज हम लोग कस्प पर हैं, ये अंडा और मीट खाने का फेज चेंज करके हाईएस्ट फेज पे जाएगा, दैट इज हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इंडिया उस कस्प पे पहुंच रही है। तो जब हम उस कस्प पे पहुंचेंगे तो हमको खरीदार चाहिए, क्योंकि मार्केट रेडी है, उसको प्रिजर्व, प्रोसेस और कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा फैसिलिटी चाहिए। अगर ये फैसिलिटी नहीं तैयार होगा, ये बस मिस हो जाएगी हम लोग की। तो ये थे किसान उद्यमी सुधांशु कुमार जी। आपने सुधांशु कुमार जी से ये जाना कि किस प्रकार उन्होंने कृषि कार्य में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया और इस कार्य को मुनाफे का सौदा बनाया, और इन्होंने किस प्रकार से अपने क्षेत्र में एक नज़ीर प्रस्तुत की, दूसरों को एक उदाहरण दिखाया, एक राह दिखाई कि वो किस तरीके से कृषि कार्य को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। हम ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ अगली बार फिर हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे आज़ादी पॉडकास्ट से। नमस्कार।